एक आदमी खुद ही पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरी फैमिली में 4 मर्डर हो गए हैं और चारों लाशें मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद पुलिस को अपने घर का एड्रेस देता है और फिर जो 2 पर्सन घर में नहीं होते, उनकी भी जानकारी देता है। जो 2 पर्सन नहीं होते घर में, उनकी भी जानकारी देता है और फिर पुलिस घटनास्थल पर आती है और पुलिस जब इस मामले की पूरी छानबीन करती है, तो पुलिस के पैरों के नीचे से धरती निकल जाती है, क्योंकि मर्डर करने वाला कोई और नहीं, घर का मुखिया ही था। तो जानते हैं कि कौन था वो आदमी जिसने कॉल किया और उसका उस घर से क्या रिश्ता था और घर के मुखिया ने अपने ही बसे बसाए परिवार को क्यों उजाड़ दिया। कहानी शुरू करूं उससे पहले वही सिलसिला। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से और ये ज्यादा पुरानी कहानी नहीं, अभी 1 महीने पहले की सच्ची घटना है। एक आदमी जिसका नाम श्याम होता है, वो मार्केट में एक छोटी सी ज्वेलरी का शॉप है उसका, मेन मार्केट में, मेरठ के मेन मार्केट में। और उसके 3 बच्चे, भव्या, प्रव्या और सनी। भव्या, प्रव्या और सनी 3 बच्चे थे। खुद उसकी उम्र 48 ईयर्स और उसकी वाइफ की उम्र 42 ईयर्स। इसका मतलब लाइफ के भी बड़े सारे एक्सपीरियंसेस उस आदमी ने देखा होगा और उसकी वाइफ ने भी। 3 बच्चे, उसमें से बड़ी बिटिया मेडिकल करने के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुकी थी। दूसरी बिटिया अभी 12th, प्रव्या 12th कर रही थी और तीसरा जो बच्चा है सनी, वो 10th क्लास में। फैमिली में कोई दुख नहीं, अपना घर, अपनी गाड़ी, सब कुछ अपना। फैमिली भी बहुत अच्छी दिखती थी, आपस में हंसना बोलना सब कुछ। बस उसके बाद फैमिली बहुत अच्छी दिख रही थी। बिटिया का भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया था, मेरिट के बेस पर। बहुत बड़ी बात होती है, बच्चे भी पढ़ने वाले। एक दिन अचानक ही दीपावली के आसपास श्याम अपने घर आता है। दीपावली के आसपास श्याम अपने घर आता है और आने के बाद अपनी वाइफ से कहता है कि आजकल काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा। उसकी वाइफ समझदार थी, उसने उसके चेहरे को पढ़ लिया, श्याम के चेहरे को। और फिर ऋतु, उसकी वाइफ का नाम था, ऋतु ने श्याम को समझाते हुए बोला, कोई बात नहीं, काम है तो ऊंच नीच होती ही रहती है। दीपावली बीत गई। 15 दिन के बाद एक दिन श्याम आता है और वो कहता है कि अगर मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूं, मेरी जान चली जाए या कुछ ऐसा हो, तो तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। अब ऋतु बैठ के अपने हस्बैंड से बात करती है, तो ऋतु को ये समझ आता है कि उसका हस्बैंड बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ऋतु को कैंसर था और ऋतु रोज थोड़ा थोड़ा करके मर रही थी और उसकी तड़प उसके हस्बैंड को देखी नहीं जाती। फिर एक दिन वो बात आई गई हो गई। 2-4 दिन के बाद श्याम फिर यही बात बोलता है, तो ऋतु उससे पहले भी कह चुकी थी कि अगर जाना होगा तो हम सभी साथ में जाएंगे, तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम अपने जान अकेले नहीं लोगे। उसके बाद उसकी बिटिया भी आई हुई थी, श्याम की बिटिया भी आई हुई थी छुट्टियों पर। तो वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एकदम से अपनी बेटी को उठाता है। सबसे पहले छोटी वाली बेटी को उठाता है, प्रव्या को, और उठाते ही वो आधी नींद में थी, करीब 8-9 बज रहे होंगे सुबह के। वो अपनी बेटी को कुछ खाने के लिए देता है। उसकी बेटी कहती है, पापा इतनी सुबह सुबह, आधी अलसाई नींद में। तो कहता है, हाँ बेटा ये खा लो, उसके बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, ये लास्ट तकलीफ है। बेटी सुनती है, बट नींद में थी, पापा ने कुछ दिया तो खा लिया उसने। उसके बाद वो जाता है
अपने बेटे के पास, बेटे को ऐसे ही बात बना के कहता है, और बेटा बाहर ऐसे ही बैठा हुआ होता है अर्ली मॉर्निंग, तो वो भी खा लेता है। बेटा कहता है कि पापा बहुत अजीब सा लग रहा है, खाने के बाद बहुत तकलीफ हो रही है। दोनों बच्चे तड़पने लग जाते हैं। दोनों की हालत देख के रितु कहती है कि मैं सबको ऐसे जाते हुए नहीं देख पाऊंगी, पहले आप मुझे दे दो जहर, उसके बाद सबको जो करना हो वो करना, क्योंकि मैं ये नहीं देख सकती। ये देखने के बाद रितु को उसका हस्बैंड उसका गला दबाता है, उसको जहर नहीं देता, उसका गला दबाता है रितु का, और वो तब तक उसका गला दबाता है जब तक रितु की जान नहीं निकल जाती। छोटी बेटी मर चुकी थी, जो छोटा बेटा था वो तड़प रहा था, तो श्याम हिम्मत करता है और जाता है, अपने छोटे बेटे का भी गला दबाता है, और वो भी तब तक दबाता है जब तक कि उसकी जान निकल नहीं जाती। इसके बाद अब बारी थी बड़ी बिटिया की। बड़ी बिटिया ऊपर वाले रूम में सो रही होती है। श्याम हिम्मत करता है, ऊपर जाता है और अपनी बड़ी बेटी का भी गला दबाने लगता है। बड़ी बेटी बोलने की कोशिश करती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है, उसे लगता है अचानक क्या हो गया, लेकिन वही कहते हैं ना कि जब किसी के सर पे भूत सवार हो जाए तो उसे सही गलत नहीं दिखता। यही श्याम के साथ हो रहा था। श्याम ने अपनी तीसरी और बड़ी और आखिरी संतान के भी गला घोट दिया, और वो तब तक घोटता रहा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। अब श्याम सबको देख रहा था, चारों को, जो उसके घर गृहस्थी संसार सब कुछ उजड़ चुका था उसको। और अब श्याम सीधे अपना फोन लेता है, उन सब की पहले अपनी वाइफ का फोन लेता है, सबकी फोटो खींचता है और स्टेटस पर लगा देता है कि सब मर गए। इसके बाद श्याम अपना फोन लेता है और वो चल देता है रेलवे ट्रैक की तरफ, जो उसके घर से करीब 10-15 किलोमीटर की दूरी पर था, और वो पैदल ही जाता है। इसके बाद जैसे ही स्टेटस लगता है रितु के नंबर पर, उसका एक देवर था जिसने, जो बगल में ही रहता था, जिसने उसका स्टेटस लगते ही देख लिया, और देखने के बाद उसने कंफर्म करने के लिए कि ये कुछ मजाक तो नहीं है, उसने जब घर के अंदर झांक के देखा तो उसे पता चला कि 4 लाशें ऐसे ही दिख रही थी दूर से। ये देखकर वो घबरा जाता है और पुलिस को कॉल करता है। श्याम का भाई पुलिस को कॉल करता है कि यहाँ पर एक घटना हो गई। पुलिस ये सुनने के बाद घटनास्थल पर पहुंचती है, और वो श्याम को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि श्याम कहाँ है। तब उन्हें पुलिस को लोकेशन के थ्रू पता चलता है कि श्याम एक रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। श्याम अपनी जान देता उससे पहले पुलिस उसे रेस्क्यू कर लेती है, उसे बचा लेती है और लेकर जाती है थाने। थाना पहुंचने के बाद पुलिस पूछती है कि तुम्हारा परिवार इतना अच्छा था, सब कुछ इतना अच्छा था, तो ये सब कैसे हुआ, और दूसरा तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो। वो रोते हुए सारी बात कन्फेस करता है कि किसी और ने मेरी फैमिली को नहीं मारा, मैंने ही इस तरीके से ऐसे ऐसे अपनी फैमिली मार दी, क्योंकि मेरी पहली जो शादी हुई थी वो शादी ठीक से चली नहीं, तो उसने अपनी पहली वाइफ को जहर दे के मार दिया था, क्योंकि उसे कैंसर था। पहली वाइफ के मरने के बाद दूसरी वाइफ से इसकी ऋतु से इसकी दूसरी शादी थी, और पहली वाइफ से उसे बड़ी बेटी भव्या थी, लेकिन दूसरी वाइफ ने पहली वाइफ की जो बच्ची थी उसको बहुत अपनेपन से रखा। तीनों बच्चे अच्छे थे, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट कहते हैं ना कि आपने कुछ ऐसा किया हो जो किसी को पता ना हो बट ऊपर वाले को पता हो, तो उसे लगता था कि उसको उसकी पहली वाइफ की आत्मा या खुद उसकी बद्दुआएं उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, और उसके ऊपर धीरे धीरे कर्जा होने लगा था श्याम के ऊपर, क्योंकि उसकी दूसरी वाइफ को भी कैंसर हो गया था। और पिछले 10 सालों से श्याम पहले अपने पैसे जो 10-15 लाख उसकी जमा पूंजी थी वो लगा चुका था वाइफ पर, उसके बाद वो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबसे कर्जा ले चुका था। कर्जा इतना बढ़ गया था कि अब श्याम को लगता था मैं ये कर्जा चुका नहीं पाऊंगा, और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल खुद को नहीं समझ रहा था। श्याम ने इस बात को कन्फेस किया और आगे ये भी बताया कि जब उसने अपनी वाइफ को मार दिया उसके बाद
उसकी लाश से जो एक अंगूठी उसकी वाइफ ने पहना था, रितु ने, उसको निकालकर वो जाता है रेलवे स्टेशन जाने से पहले और उसको रिंग को, सोनार को बेचकर 15-20 हजार रुपए एक कर्जा भी चुका के आता है बीच में। और वो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपनी पूरी फैमिली को मार देता है और खुद भी मरने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया। तो कहते हैं ना, जो बुरा होना होता है वो तो हो जाता है, जो बुरा होना होता है वो हो जाता है, लेकिन एक निमित्त मात्र आप बन जाते हैं। कुछ भी बुरा हो, खुद को संभालो, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बेकार कर सकता है, और आपकी ही नहीं, आपके आसपास वालों के भी। यही श्याम के साथ हुआ। प्रेशर उतना ही लो जितने की जरूरत है, और ना लिया जाए तो आसपास में किसी से बात करो, क्योंकि जिंदा रहोगे तभी कोई रास्ता ढूंढोगे। अगर जिंदा नहीं रहोगे तो रास्ते कहाँ से मिलेंगे। जिंदगी है तभी प्रॉब्लम है, तभी सॉल्यूशन है। यही थी आज की कहानी। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को आसपास में जो चीजें चल रही है उसके बारे में जानकारी दूं। बाकी आपको दुख पहुंचे या किसी को बुरा लगे, ऐसा कोई भी भाव नहीं है, या किसी के अंदर कोई नेगेटिविटी आए, ऐसा कुछ भी मेरा बताने का मकसद नहीं होता है। उम्मीद है आप सभी को कहानियां समझ आ रही होगी, कुछ जानकारियां मिल रही होंगी, और मिलती हूँ आप सभी से अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए बॉस, बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत में अपनी फैमिली ही काम आती है। नमस्कार।